हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। माय नेम इज रोहित मिड्डा। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के हमारे एग्जाम में जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट आता है, उसमें बेसिकली हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सबके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस, मतलब किस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास की तरफ बढ़ने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, आइए हम देख लेते हैं हमारा बेसिकली शेड्यूल, कि बेसिकली हम रोज आपके लिए हमारे YouTube चैनल पे कुछ फ्री क्लासेस लेके आते हैं। उनका शेड्यूल बेसिकली क्या रहता है, ठीक है। तो बेसिकली डेली 10 MCQ रिवीजन हमारा आता है 10:15 AM पे। उसके बाद मेंस करंट अफेयर्स आते हैं, उसके बाद डेली करंट अफेयर्स क्लासेस होती है, एचपी सेक्रेटरी क्लर्क के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद HPAS का CSET का लेक्चर होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं। तो ये हमारा डेली का शेड्यूल रहता है कि जो हम यूट्यूब पे आपके लिए फ्री क्लासेस लेके आते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको क्लासेस का अपडेट्स मिलता रहे और टाइम के अकॉर्डिंगली आप क्लासेस को अटेंड करते रहिए। तो चलिए अब बढ़ेंगे हमारे एमसीक्यूज की तरफ, हमारे क्वेश्चंस की तरफ, इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गेन कर पाए। एक और चीज को क्लास के दौरान ध्यान रखिएगा कि एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, और उस इंफॉर्मेशन को लेकर भी पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको सब कुछ ध्यान से सुनना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा वर्ड हमारे प्रेम्बल में नहीं आता। प्रेम्बल दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो इंट्रोडक्शन है, जो हमारे संविधान का सोर्स बताता है, उसका नेचर बताता है, दैट इज द प्रेम्बल। प्रेम्बल को बेसिक भाषा में हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल के अंदर इनमें से कौन सा शब्द नहीं आता है, तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट या फिर वेलफेयर। देखिए, हमारा जो प्रेम्बल है, ठीक है, वो सिंपली स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर, कि एक्चुअल में जो प्रशासन है वो तो हम लोग हैं, ठीक है, वो हम लोग हैं। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया ना। तो उसी तरह से उसके बाद नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है। तो देखिए, यहां पर सॉवरेन वर्ड की बात आती है। यस, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, वी ऑल नो दैट। सॉवरेन का मतलब होता है जो किसी के अधीन ना हो, जो किसी के अधीन ना हो। आज भारत किसी देश के अधीन तो नहीं है, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री। उसके बाद डेमोक्रेटिक, तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहां पे लोकतंत्र है, लोग अपना राजा खुद चुनते हैं, यानी कि हम प्रधानमंत्री को इलेक्ट करते हैं जो हमारे देश को चलाता है। उसके बाद सोशलिस्ट, ठीक है, तो सोशलिस्ट वर्ड भी यहां पर हमारे प्रेम्बल में है। उसके बाद वर्ड आता है वेलफेयर। तो ये वेलफेयर वर्ड हमारे प्रेम्बल में नहीं दिया गया, वेलफेयर वर्ड हमारे प्रेम्बल में नहीं दिया गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलफेयर। ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हमें बताना था कि कौन सा वर्ड प्रेम्बल में नहीं दिया गया, कौन सा वर्ड प्रेम्बल में नहीं दिया गया। तो दिस इज द प्रेम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। क्लियर, उसके बाद किस लिए, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। किस तरह का जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, थॉट्स की लिबर्टी, एक्सप्रेशंस, बिलीव्स, फेथ्स, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्लियर, फ्रेटर्निटी, इसका मतलब होता है भाईचारा। इसका मतलब क्या होता है, भाईचारा। क्लियर, कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहे, भाईचारा बना के रहे। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रेम्बल, दिस इज आवर प्रेम्बल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लोकसभा को हम दूसरा नाम क्या देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, एचपी क्लर्क के एग्जाम्स में इसको पूछा गया था। तो लोकसभा को और किस नाम से बुलाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो लोकसभा आपको पता ही है कि है, इंडियन पार्लियामेंट को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। क्लियर, ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं इंडियन पार्लियामेंट के। एक तो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद लोकसभा एंड राज्यसभा। ये है इंडियन पार्लियामेंट के 3 स्तंभ। इंडियन पार्लियामेंट को 3 चीजों को मिला के बनती है।
प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा जो है वो हमारा लोअर हाउस है, क्लियर, लोअर हाउस है, और राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, ये हमारा अपर हाउस है। देखो इन दोनों में ही क्या होता है, इन दोनों में ही होते हैं एमपीस, जिनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम बोलते हैं, क्लियर। अब लोकसभा जो है इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है इसको। अब ये भी मैं आपको बताता हूं कि इसको हाउस ऑफ द पीपल हम क्यों बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब बात यह है कि इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं और उसको हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोलते हैं। देखिए इन दोनों में होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। अब लोकसभा के जो एमपी होते हैं यानी कि मेंबर्स होते हैं, ये डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हम लोग डायरेक्टली वोट डालकर इन लोगों को चुनते हैं, डायरेक्टली वोट डालते हैं, ठीक है। इस इलेक्शन से क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। लोकसभा के चुनाव से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, और प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हम लोग खुद वोट डालते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उसमें एक एमपी के लिए कैंडिडेट खड़ा होता है, उसके लिए हम वोट डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जिस पार्टी को जो अगर वो जीत जाता है, वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपी होते हैं लोकसभा में, मेंबर्स होते हैं, उसकी सरकार बनती है, यानी कि उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्लियर। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि पीपल्स जो है लोगों के द्वारा डायरेक्टली ये लोग चुनकर आते हैं। वही अगर हम कंपैरिजन करें इसका राज्यसभा से, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनको चुनने के लिए हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते, क्लियर, हम लोग इनको डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। अब तो राज्यसभा के एमपी चुने कैसे जाते हैं, कौन वोट डालता है इनको चुनने के लिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पर्सन चुनते हैं एमएलए। एमएलए आप सबको पता होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, विधानसभा, ठीक है। अब आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एचपी स्टेट के जो विधानसभा एचपी स्टेट की, उसके जो एमएलए हैं, यानी कि आपके आपके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, मंडी, बेसिकली हमीरपुर, बिलासपुर, आपके जो एमएलए हैं यहाँ के, तो ये जो एमएलए हैं ये आपके द्वारा चुनेंगे, ये आपके द्वारा चुनेंगे। अब ये जो एमएलए है यानी कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है किसकी, स्टेट के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये फर्दर आगे वोट डालकर क्या करते हैं, चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट यानी कि एमएलए वोट करते हैं। तो इसलिए राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इनको चुनने के लिए वोटिंग करते हैं, क्लियर। तो यहां से आपको आंसर तो ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा को और क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस देख सकते हैं हम, काउंसिल ऑफ द स्टेट तो राज्यसभा को कहते हैं, अपर हाउस भी राज्यसभा को कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, लोअर हाउस, क्लियर। तो ये सारा लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लोकसभा का एमपी बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है वो होती है 25 ईयर्स, एंड राज्यसभा का एमपी बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है वो होती है 30 ईयर्स। इस बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर। हु इज नॉन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज होती है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। देखिए अगर हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जो कंट्री का एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो यहाँ पे कमांड करता है, तो दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारी आर्म फोर्सेस के। बट उसके बाद जो फंक्शनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो पर्सोनल्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है, पर्सोनल वाले जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस आते हैं, दैट वर्क्स अंडर द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, बट प्रेसिडेंट को सरकार चलाने के लिए, एडवाइस करने के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसकी सलाह से ही सरकार चलती है, क्लियर। आई कैन से द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर सारा कुछ चलाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर सब सारा कुछ वर्क करते हैं, बट यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव हेड या नॉमिनल हेड के तौर पर प्रेसिडेंट भी बैठा होता है, जिसको यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी हुई है, क्लियर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। अभी हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, तो ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला था। तो लोकसभा और राज्यसभा की हमने बात की, ठीक है। चलिए कुछ बातें इनके लिए और करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा के लिए। देखिए लोकसभा हमारा टेम्परेरी हाउस है,
ये टेम्परेरी हाउस है क्योंकि ये हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है। ये हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है। हर 5 साल के बाद नए मेंबर्स चुन के आते हैं, पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। बट अगर हम कंपैरिजन करें इसका राज्यसभा से, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है, यानी कि हाउस हमेशा रहता है, इसके मेंबर चेंज होते रहते हैं और वो मेंबर्स भी अलग अलग टाइमिंग पे चेंज होते हैं। क्लियर? वो अलग अलग टाइमिंग पे कैसे चेंज होते हैं? क्योंकि राज्यसभा के जो 2/3 मेंबर, 1/3 मेंबर जो होते हैं, ठीक है, ये हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होता है। लोकसभा के इलेक्शन तो पूरे देश में एक ही बार होते हैं, एक साथ होते हैं हर 5 साल बाद। तो मैं कहूंगा एक लोकसभा का टेन्योर रहता है 5 साल का। तो लोकसभा में जो एमपी इलेक्ट होके आए हैं उनका टेन्योर भी रहेगा 5 साल का, क्योंकि जब तक लोकसभा है तब तक ही वो एमपी है, तब तक ही वो एमपी इसमें काम कर रहे हैं। अगर वो लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो एमपी का टर्म भी वहीं एंड हो जाएगा। और राज्यसभा जैसे कि मैंने बताया परमानेंट हाउस है, तो इनका जो मेंबर्स होते हैं इनका टेन्योर रहता है 6 साल का, 6 इयर्स, 6 इयर्स। अब राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होते हैं। और वो भी नहीं कि राज्यसभा में जितनी सीट्स है उस स्टेट की, उन सारी सीट्स पे इलेक्शन एक साथ होंगे, उनका भी टाइम वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इसके जो मेंबर्स हैं हम कहते हैं कि 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान आप रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बनता है कि राज्यसभा के एमपीज का टेन्योर होता है 6 साल का। चलिए, क्लियर हो गया होगा? कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इट मींस दैट द इंडियन स्टेट, एंड वी हैव अ 4 ऑप्शन। भारत एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है। अब बोलते हैं ना इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसलिए यहां पे स्टेट वर्ड हम कह देते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। तो सेकुलर वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? देखो, सेकुलर वर्ड का मतलब यहाँ पे होता है, अब भारत में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ठीक है, और कई सारे बेसिकली कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं, कुछ माइनॉरिटीज में है। तो ये कम्युनिटीज जो है ये डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली कहीं किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई अल्लाह की पूजा करता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब भारत एक सेकुलर कंट्री है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है, जहाँ पे जो प्रशासन है, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म का प्रचार करने की कोशिश नहीं करता। क्लियर? इसलिए इंडिया को सेकुलर देश बोला जाता है। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। प्रशासन के लिए, सरकार के लिए जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके लिए सारे धर्म एक बराबर होने चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारे धर्म एक बराबर हैं। वो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता है। ऑल पीपल्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। तो यहाँ पे सेकुलर कंट्री, सेकुलर स्टेट वो होता है जिसका अपना पर्टिकुलर कोई भी रिलीजन नहीं होता और वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने की बात नहीं करता। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारे पास था फेवर्स ओनली सेलेक्टेड रिलीजन। नहीं, ये कुछ सेलेक्टेड रिलीजन्स को फॉलो करने की तो बात करता नहीं सेकुलर। फेवर्स द रिलीजन्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो मेजॉरिटीज में होते हैं उनको, उनके रिलीजन को प्रमोट करेगा, नहीं। एंड जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो माइनॉरिटीज में होते हैं, नहीं। फेवर्स नो पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर नहीं करता है। दैट इज अ सेकुलर स्टेट और सेकुलर कंट्री। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। भारत में वोट डालने की जो आयु है, बेसिकली मिनिमम एज कितनी है, ठीक है। देखिए, इंडिया में ना इनिशियली अगर मैं बात करूं तो वोटिंग एज थी 21 ईयर्स। इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग एज थी 21 ईयर्स। बट इसके बाद इंडिया में जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 से इंप्लीमेंटेशन में आया। उसके पहले हम बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। बट यहाँ पे उसके बाद से 1951 से लेके बहुत बार इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम देते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस चीज को लेके भी हुई। दैट वाज द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हुई थी 1989 में। 1989 में। तो 1989 में हुई इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने
इंडिया में जो वोटिंग एज है फॉर द लोकसभा इलेक्शन, फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, जिसमें कि कॉमन सिटीजन वोट डालते हैं, उसमें 21 साल से कम करके वोटिंग एज जो है वो 21 साल से कम करके कर दी थी 18 साल। 18 साल, पहले 21 होती थी, उसको रिड्यूस करके कर दिया गया 18 साल। तो अभी हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज 18 ईयर्स, बट बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट से इसको कम किया गया, दैट वाज द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्टेट यानी कि कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, ये हम सबको पता होगा इसके बारे में। अब देखिए हम सबको पता है कि प्रेजेंटली इंडिया में स्टेट्स कितने हैं। पहले हमारे पास 2019 से पहले हमारे पास 29 स्टेट थे, 29 स्टेट्स थे, ठीक है, 29 स्टेट्स थे। और 29 स्टेट कौन सा बना था, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, 29 स्टेट बना था 2014 में, 2014 में तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके, आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, ठीक है, देखो इंडिया में जितनी भी स्टेट्स वगैरह बनी है ना, सारा का सारा लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे उनको सेपरेट करके यहाँ पे तेलंगाना का स्टेट बना दिया, क्लियर। अब तेलंगाना स्टेट बना यहाँ पे कब, 2014 में, और ये था इंडिया का 29 स्टेट। बट 2019 में भारत सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 370, आप सबको पता है ये बात तो, ठीक है, कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको डिवाइड करके, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया, यानी कि स्टेट खत्म हो गया। अब क्या बन गई, 2 यूनियन टेरिटरीज, एक JNK और एक लद्दाख। ये बात सबको पता होगी, ठीक है। अब स्टेट्स 29 थी इंक्लूडिंग तेलंगाना, एक स्टेट कम होगी जम्मू एंड कश्मीर, तो इंडिया में प्रेजेंटली 28 स्टेट्स है। उसके बाद बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। अब 2019 से पहले इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज थी, 7 यूनियन टेरिटरीज। अब 2 और ऐड हो गई थी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेटशिप से बाद वो 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। बट उसके बाद भारत सरकार ने एक और स्टेप लिया, हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो यहां पे एक और कम हो गया, यहां पे एक और कम होगी। तो अभी हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट्स है। तो टोटल यहां पे कितना हो जाएगा, 36, क्लियर, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। बट इसके साथ मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, अगर इनको लेकर भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इजिली इसको हैंडल कर पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। जन गण मन हमारा जो नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रीय गान जो है, इसको किस दिन बेसिकली अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एंथम। तो ये अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, 24 ऑफ जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। बट अगर सवाल कभी ये आता है कि इसको पहली बार बोला कब गया था, ठीक है, कब इसको प्रोनाउंस किया गया था, पहली बार गाया गया था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1911 में दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन के दौरान इसको पहली बार गाया गया था, पहली बार। एंड बेसिकली किसने लिखा है, ये तो हम सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है, ठीक है। दिस हैज बीन रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, वी ऑल नो दैट, क्लियर। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा, बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी उन्होंने लिखा है, और श्रीलंका का भी, क्लियर, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। द जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम ऑन 24 ऑफ जनवरी 1950, बट पहली बार गाया गया था 1911 में, 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के दौरान। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स। हाँ जी, अब इन सब में से देखिए हमारे देश में ना रैंकिंग है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो कंट्री के फर्स्ट पर्सन होते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उसी तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे ऊपर वाली पोस्ट कौन सी है, सबसे ऊपर वाला व्यक्ति कौन है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है, प्रेसिडेंट। सेकंड कौन होता है, हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट।
उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं तो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, गवर्नर। तो गवर्नर यहाँ पे हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हो गए, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल्स दिए गए हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या, ये बेसिकली एचपी सेक्रेटरीट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, रैंकिंग आपको पता होना चाहिए। बेसिकली प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन है, तो प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती है वो फर्स्ट लेडी होती है। ठीक है, अगर वहीं हम स्टेट की बात करते हैं ना, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं, जस्ट मान लीजिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो एचपी स्टेट का फर्स्ट पर्सन कौन होगा? तो स्टेट का पहला पर्सन होता है गवर्नर, स्टेट के हिसाब से अगर बात करें। ठीक है, स्टेट के हिसाब से बात करते हैं तो स्टेट का पहला पर्सन ही होता है गवर्नर, और फर्स्ट लेडी गवर्नर की वाइफ। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्लियर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टीज एंड इन डैश। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, या नन ऑफ दीज? अब देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी इनिशियली तो एक फंडामेंटल राइट था, इनिशियली। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, एक मौलिक अधिकार था। दैट वाज आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, आर्टिकल 31 यहाँ पे था, जो कि यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता था। बट आफ्टर द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, 44th अमेंडमेंट यहाँ पे जो हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ, जो हुआ था 1978 में। 1978 में इस अमेंडमेंट के दौरान राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकालकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दिया गया था, यानी कि दैट वाज इंक्लूडेड अंडर द आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दिया गया था। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, इसको या तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं या लीगल राइट यहाँ पे हम बोल देते हैं, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मैंने क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट, वो तो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इस ऑप्शन को भी कभी निगलेक्ट नहीं करना है, कभी आंसर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, ना ही पॉलिटिकल राइट है, ना ही इकोनॉमिक राइट है। सो ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज। डी, नन ऑफ दीज। तो बच्चों, ये था आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का सेशन, जिसमें हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है पॉलिटी के। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके साथ हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन की, जिसके चलते हुए भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट रहा, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और बेसिकली हमारे कुछ इनिशिएटिव्स, जैसे कि मैंने आपको यूट्यूब का शेड्यूल तो बताया था, उसके साथ साथ हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जो हमारे पोर्टल पे चलते हैं, उसके साथ साथ कुछ पेड इनिशिएटिव्स हमारे चल रहे हैं। अगर आप हिमाचल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप बेसिकली हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट आर पोर्टल। क्लियर, आप हमारे पोर्टल पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।